नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आपने देखा आजकल रुपया कुछ नीचे गिर रहा है, कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर चुका है, तो 82 तक पहुंच गया। और इस बात की ज़्यादा चर्चा इसलिए भी होती है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले और कई बार बहुत ज़ोर शोर से बात की थी कि मनमोहन सिंह की सरकार रुपया कितना गिरा। उन्होंने कहा रुपया जो है बांग्लादेश में नहीं गिरा, पाकिस्तान नहीं गिरा, श्रीलंका नहीं गिरा, कहीं और नहीं गिरा, यहीं क्यों गिरता है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में रुपया करीब मान लीजिए वो 14-1 रुपये के आसपास गिरा था डॉलर के ऊपर। जब से ये सरकार आई है भाजपा की, 8 सालों में करीब 22 रुपये का फ़र्क पड़ा है, 22 से 23 रुपये का फ़र्क पड़ा है। यानी कि रुपया डॉलर के मुकाबले 22-23 रुपये गिरा है 8 साल में। 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में करीब 13 के आसपास गिरा था। तो इतना फ़र्क है दोनों में। एक तो अनुपात का फ़र्क हो सकता है, फिर भी जो दर आज की तारीख में है वो करीब मनमोहन सरकार की 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहला काम है, लोग कहेंगे आपसे कि ये इसमें हमारी अर्थव्यवस्था का कुप्रबंध शामिल नहीं है, इसके पीछे सिर्फ डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, ऐसी कहानी बताते हैं लोग। और वो कहेंगे आपसे कि डॉलर जो है इतना मजबूत हो रहा है और तमाम करेंसीज के सामने मजबूत हो रहा है, चाहे पाउंड हो, चाहे यूरो हो, चाहे येन हो। ये बात सही भी है, क्योंकि अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंध करना आता है। आप देख लीजिए, जब से अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी करेंसी आज की तारीख में दुनिया भर की एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड करेंसी है। सारी करेंसियाँ उसके सामने नापी जाती हैं, चाहे यूरो हो, चाहे येन हो, चाहे चीन की बात अलग है, क्योंकि वो खुद ही तय करते हैं उनका दाम क्या होगा। यानी कि वो फ्लोटिंग करेंसी उस तरह से नहीं है जैसे कि बाकी जो विदेशी बाज़ार में जिन करेंसीज़ की खरीद फरोख्त होती है, उन्हें कहते हैं कि हम वो खुलेआम बाज़ार व्यक्ति हैं, उनका दाम तय होता है बाज़ार में। लेकिन जैसे भारत में पहले रुपया उसकी दर तय होती थी, सरकार तय करती थी। पहले 5 रुपये था, फिर 7.5 रुपये हुआ, फिर 10 रुपये हुआ, और जब से फ्लोटिंग हो गया है तब से इसका दाम ये करीब 1980-81 के आसपास से बाज़ार तय करता है कि इसका दाम क्या होगा। तो 1980 में करीब 10 रुपये का डॉलर हुआ करता था। एक बात और देखने की है, अगर आप देखें तो ये एक तरीका समझने का है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका जैसी, उसके सामने कितनी तरक्की कर रही है। तो जैसे आप स्विट्ज़रलैंड की कहानी सुनिए। 1971 में एक स्विस फ्रैंक 1 रुपये का था, आज करीब 85 रुपये का है। उसका एक मतलब सीधा मतलब नहीं है, लेकिन एक तरह से ये देखिए तो जो स्विट्ज़रलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के मुकाबले 85 गुना मजबूत हुई है पिछले 55 सालों में, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि वो हमेशा समझते हैं कि हवा का रुख किधर है, बाज़ार किधर जा रहा है, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। उनकी करेंसी भी हमेशा इस तरह जो उनकी रिजर्व बैंक है उसको ऐसे देखती है, प्रबंध उसका करती है कि हमेशा मजबूत रहे। और हमेशा एक छोटा देश है, 70 लाख लोगों का स्विट्ज़रलैंड, उसमें छोटे छोटे 22 जिले हैं, उनको राज्य कहते हैं वो लोग। हर राज्य का अपना अलग प्रबंधन है। तो उन 22 कांतोन को, जो उसको आप जिला मान लीजिए, लेकिन उनका स्टेटस हमारे इस व्यवस्था में राज्य के बराबर है। और उसमें कुल 70 लोग रहते हैं कि औसत जो है एक ज़िले में या प्रांत में 3 लाख 3.5 लाख लोग रहते हैं। उससे प्रबंध अच्छा होता है और काफ़ी विकेंद्रित प्रबंध होता है। कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि हमारा उसमें उतना विश्वास नहीं है, उतने लोग नहीं हैं जो इस तरह कुशलता से चला सकें। और हम प्रबंध इस तरह चलाना चाहते हैं कि कुछ हो गड़बड़ तो हम उसको संभाल सकें। तो अगर हमारे यहाँ लाखों शहर हो जाएंगे, ज़िले हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। अब तो 700 750 हैं। तो इसलिए मान लीजिए अगर हम स्विट्ज़रलैंड की तरह बनाते हैं ज़िले, तो हमारे ज़िलों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 7-7.5 हज़ार हो जाएगी। अगर उनको हम मानते हैं राज्य की तरह, तो गिनती तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो तो हम संभालना मुश्किल होगा। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, अमेरिका की मजबूत है, ऊपर नीचे चढ़ती ज़रूर है, लेकिन हमेशा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिखा देती है। तो डॉलर ज़ाहिर है कि सबसे आगे रहता है। डॉलर दुनिया की एक डिफैक्टो करेंसी की तरह बना हुआ है। जो उसमें कुछ आजकल जो दबाव पड़ रहे हैं वो इसलिए कि अगर रूस उससे निकल जाता है और रूस ने किसी तरह से
अपनी करेंसी का एक हिस्सा बना लिया और उसको डॉलर से जिस हद तक तोड़ पाएगा उस हद तक डॉलर का प्रभुत्व थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। यूरो ने कोशिश की, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा यूरोपियन ब्लॉक है, लेकिन फिर भी डॉलर का प्रभुत्व बना रहा। येन यूरोप से बहुत छोटा है, उस मुकाबले उसके आधे से भी कम है, तो इन सब से डॉलर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ार में रोज़ उतार चढ़ाव होता रहता है। जो खरीदते हैं, बेचते हैं, व्यापार करते हैं, उनका अपना फ़ायदा नुकसान चलता रहता है। लेकिन आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? आम आदमी के लिए अगर हमारा रुपया कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले तो हमारा आयात महंगा हो जाता है। लेकिन कोई अगर बाहर से पैसा भेजता है, अगर हमारे लोग बाहर काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, मान लीजिए अगर वो 6 महीने पहले $1000 भेजते, 75,000 रुपये बनते थे, अब 82,000 बनेंगे। तो कोई बाहर से पैसे भेजेगा तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें खरीदेंगे, हम आयात करेंगे तो महंगा हो जाता है। अभी हमारे पुराने सहपाठी और विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो तेल ने हमारी कमर तोड़ दी है, तेल के जो आयात ने, क्योंकि हमारी ज़रूरत पड़ती जा रही है तेल की कुछ भी करें। अगर हम डीजल की जगह वो कार चलाएंगे, ट्रक चलाएंगे बिजली वाला, तो उसमें समय लगेगा। तब तक हमारा जो है वो वक्त ऐसा है कि तेल के नाम पे हमारा आयात बढ़ता रहेगा, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता रहेगा, रुपया कमज़ोर होता रहेगा। उसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो उसमें जो प्रबंध कर रहे हैं रिजर्व बैंक की तरफ से, उन्होंने कोशिश की कुछ डॉलर अपने बेच देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ $600 बिलियन है, कितना बेचेंगे? वो तो साल भर में ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। तो अच्छा रास्ता क्या है? अच्छा रास्ता यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। लेकिन अगर पिछले 8 सालों में रुपया डॉलर के मुकाबले करीब मान लीजिए 25% कमज़ोर हुआ है, अगर बेस बनाएंगे आप 2014 को, तो 1/3 कमज़ोर हुआ है। तो 1/3 यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के मुकाबले 1/3 और फिसल गई है और कमज़ोर हो गई है। ये एक उसका सोचने का तरीका है। अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र मुश्किल ये है कि आप 2 अर्थशास्त्री लाइए और आपको 5 राय मिलती है। तो इसमें भी कैसे इसके बारे में सोचते हैं, इससे समझ आती है कि बात कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लेकिन मूलभूत बात यह है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद ठीक है, हम सही इलाकों में निवेश करते हैं, हम भविष्य को इस तरह देखते हैं कि हम दुनिया के बाज़ार से मिलें, और हम इस तरह योजना बनाते हैं कि दुनिया हमारी तरफ देखे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें आस्था रखे कि हमारी तरक्की होती रहेगी, तो हमारी जो करेंसी है वो ठीक रहेगी। लेकिन जो देश हमसे अच्छा करेंगे उनकी करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी पर कमज़ोर रहेगी। और अगर वहाँ का जो रिज़र्व बैंक है वो ज़्यादा कोशिश करता है अपनी करेंसी को हमेशा ऊपर रखने की, तो उससे ज़्यादा कमज़ोर हम रहेंगे ही रहेंगे। तो अमेरिका में आजकल ये हो रहा है कि जो वहाँ चूँकि महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई पिछले 40 सालों में उन्होंने देखी नहीं थी, तो उसको कम करने के लिए वो अपनी ब्याज की दर बढ़ा रहे हैं। तो जब ब्याज की दर बढ़ती है तो उससे वहाँ की जो डॉलर में निवेश करने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा रहता है। पहले अमेरिका में जो ब्याज की दर है वो करीब 1/4, आधा, पौना 3, 1% ब्याज मिलता था आपको अगर आप बैंक में पैसा रखें तो। उसमें कौन वहाँ रखेगा पैसा? वहाँ लोग पैसा रखते हैं सिर्फ बाज़ार में, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में, जहाँ ज़्यादा आमदनी होती है। लेकिन वहाँ रुपया रखने से या डॉलर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता आपको इंटरेस्ट के नाम पे। उनका जो बॉन्ड वगैरह हैं, जो वो खेल खेलते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में खेलते हैं। जो ट्रेजरी वाला खेल खेलते हैं, उनके पास जैसे जो BNY मेलन बैंक है, उसके पास 40 ट्रिलियन उनकी ट्रेजरी में मैनेजमेंट में है। यानी कि वो अमेरिका की जो राष्ट्रीय आमदनी है उसकी दुगनी है और भारत की 20 गुनी है उसके, मान लीजिए। उतना पैसा वो एक ही बैंक मैनेज करता है, BNY मेलन। स्टेट स्ट्रीट दूसरा है, वो भी करीब $30 ट्रिलियन करता है। BBH तीसरा है, वो भी करीब $5 ट्रिलियन करता है। ये लोग जो हैं इतना पैसा मैनेज करते हैं, जो कि भारत की राष्ट्रीय आमदनी का 2 से 30 गुना तक है। तो वो उसका मतलब ये हुआ कि इतना पैसा लगाएंगे तो उनको जो थोड़ी आमदनी होती है वो बहुत कम होती है इस तरह से। और अब जो है डॉलर का जो दाम मान लीजिए बढ़ता रहेगा, इसलिए कि उसका ब्याज बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था जो अमेरिका की है उसमें करीब करीब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ चुकी है। या कि वहाँ अगर आप ढूंढें तो मजदूर नहीं मिलते, ढूंढें तो काम करने वाले लोग नहीं मिलते, इसीलिए उनको
एक संतुलन बनाना पड़ता है कि कितने लोग बाहर से बुलाए जाएं, कितने लोगों को आने दिया जाए। जो इमिग्रेशन होता रहता है दक्षिण से, मैक्सिको की तरफ से या लैटिन अमेरिका से, कितने को आने दिया जाए, इस सब पे हमेशा बहस चलती रहती है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर है। ट्रंप और बनाम बाइडन देखें, एक बहुत बड़ा मुद्दा कितने लोगों को हम देश में आने देते हैं, ये भी है। तो ट्रंप के ज़माने में चूँकि इमिग्रेशन कम हो गया, तो उससे अपने आप जो रोज़गार की स्थिति है वो काफ़ी थोड़ा सा मजबूत सी हो गई कहिए, या काफ़ी थोड़ा तंग सी हो गई। अगर आपको काम करने वाले ना मिले तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। तो उस पर महंगाई, मुद्रा के दाम और रोज़गार, ये तीन चीज़ें हमेशा मिलकर चलती हैं। उनमें संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके लिए रिज़र्व बैंक और जो आपकी सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। रिज़र्व बैंक जो वहाँ का है वो भी इंडिपेंडेंट है, राष्ट्रपति भी उसके अध्यक्ष को हटा नहीं सकता, तो अपना काम खाली उसको एक्सटेंशन दे सकता है। अगर उसको उसकी आशा है एक्सटेंशन की, तो शायद ज़्यादा सुनेगा राष्ट्रपति, क्यों ना सुनेगा नहीं। उसे काम वो करना है जिससे कि अर्थव्यवस्था ठीक रहे। उसमें कई नज़रिए होते हैं, कोई नज़रिया परफेक्ट नहीं होता, तो हर एक की अपनी समझ होती है, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। तो वहाँ कई दिग्गज जो फेडरल के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका जो कार्यकाल था वो 7 से 14 साल तक चला, तो वो लोग अलग तरह से सोचते हैं। उनका काम ये है कि कैसे हम मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, रोज़गार और डॉलर के दाम में कैसे संतुलन बनाएं। उसका एक जो जरिया है वो इंटरेस्ट रेट होता है। हमारे यहाँ उसकी गुंजाइश उतनी नहीं है जितने की एक बहुत खुली अर्थव्यवस्था में होती है। जो हमारे यहाँ गुंजाइश है इस बात की कि हम लंबे दौर की प्लानिंग करें। लेकिन 1980 में जो रुपया डॉलर में 10 हुआ करता था, वो वहाँ से अब 82 पहुँच गया है। यानी कि 42 सालों में हमारा रुपया 10 से 82 पहुँच गया, 72 रुपया कम। यानी कि इतना फ़र्क पड़ा है कि आज की तारीख में हमारा जो रुपया है वो करीब 10% के आसपास है 1980 में जो रुपये का मूल्य था। तो यानी कि जिसकी आमदनी 1980 में 1000 रुपये की थी, उसकी आज 10,000 होनी चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है, उससे अच्छी ज़्यादा आमदनी है। जिसकी आमदनी 1000 रुपये थी 1980 में, उसकी आमदनी आजकल देश में करीब 40 से 50,000 के आसपास है। जिनकी आमदनी 200 रुपये थी, उनकी आमदनी आज की तारीख में वो करीब 4-5 हज़ार से ज़्यादा है। तो अगर आप देखें इस तरह से, तो देश में आर्थिक विकास हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विकास सिर्फ एक वर्ग का हुआ है, शहरों का हुआ है। करीब 10% देश की अर्थव्यवस्था बहुत तो बहुत उसका विकास हुआ है। बाकी लोग थोड़ा तो उसके निशान देख लेते हैं, फ़ोन दिख गया आपको, कुछ मिल जाता है। लेकिन विकास का पूरा जो हल है, किसी को जो शहर के बाहर है उनको उतना नहीं दिखता। तो मेरा मानना है कि 140 करोड़ लोगों में से करीब 14-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विकास का कुछ फ़ायदा उठा चुके हैं, और बाकी लोग जो हैं वो 95 करोड़ तो अपने आप सिर्फ अन्न के लिए भी सरकार पर निर्भर करते हैं। तो 95 करोड़ से जो हमने कहा है, करीब 30-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि उनको थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है, लेकिन कोई असली फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो एक तरह से देखें तो, अगर हम गरीबों को न माने तो ठीक ठाक है। उसमें कुछ ना कुछ एक स्फूर्ति है। हमारे उद्यमी बहुत अच्छे हैं, और हमारे जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे हमारे देश के, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी देश भर में। पिछले 8 सालों में थोड़ी सी धूमिल हुई है। लेकिन जो ये दाम गिर रहा है रुपए का, ये डॉलर के सामने, ये एक छोटी समस्या नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की बात माने तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके पर वो खुद ही अच्छी बातें कह चुके हैं पिछली सरकार के ज़माने में। तो क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए ज़रूरी है कि लंबे दौर की बात सोचें। सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात करना जो है उससे कुछ होगा नहीं। नेहरू जी ने सेल्फ रिलायंस की बात की थी, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, उसमें एक क्वालिटी नहीं आती, उसमें बाजार के बराबर नहीं हो पाते। तो ऐसा होता है, अगर हम सीमाएं बंद कर दें तो लोग जो मिल जाए, जो बन गया सो बन गया, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम नहीं खड़ा कर पाते। उसके बिना तरक्की नहीं होती अर्थव्यवस्था की। तो ये जो है सवाल ऐसा है कि जिसका कोई छोटे जो समय में कोई इसका हल नहीं है। इसका हल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही निकालेगा। लेकिन लंबे दौर के लिए हम तैयारी कर सकते हैं कि हम डॉलर में 10 से 80 की जगह हम कैसे वापस 70, 60, 50 होना शुरू कर दें। लेकिन वो जो है उसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। उसकी दिशा अभी दिख नहीं रही है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो 2014 के पहले जो भी कहते थे, वही सारे उनके भाषण लेके उनके सामने दिखा दीजिए, और उनके भाषण
तब उतने सच नहीं थे जितने आज हैं। तो जितना उनकी आलोचना पिछली सरकार की थी उतनी सच तब नहीं थी जितनी कि आज होगी। उनके ही शब्द, उनके ही नाम। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।